नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के जुड़े सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दून उद्योग व्यापार मंडल से विपिन नगालिया जी मौजूद हैं, जो दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा विपिन नागलिया नाम है और मैं दून उद्योग व्यापार मंडल का पिछले कई वर्षों से देहरादून का अध्यक्ष हूँ। सर, अगर हम व्यापार मंडल की ही बात करें आपके, तो क्योंकि हम देखते हैं सर अलग अलग कुंबे बने हुए हैं प्रदेश में व्यापार मंडलों के, तो आपके व्यापार मंडल कितना पुराना है और क्या अगर व्यापार मंडल का इतिहास जाने तो? देखिए, जो सच्चाई है वो ये है कि एकमात्र व्यापारिक संगठन जो व्यापारी हितों के लिए संघर्षशील रहता है वो दून उद्योग व्यापार मंडल है। उत्तर प्रदेश के समय से 1975 से ये देहरादून में चल रहा है और बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। बहुत से लोग बीच में किसी वजह से, कोई हमसे चुनाव में हार गया, कोई नाराज हो गया, तो वो अपने छोटे छोटे, जैसे आपने कुनबा कहा, तो वो छोटे छोटे 10 आदमियों को जोड़ा और अपना एक व्यापार मंडल बना लिया और अपने को व्यापार, ये हम व्यापारियों को कमज़ोर करता है। इसका फ़ायदा अफसर लोग, अधिकारी लोग और सरकार जब वो देखती हैं कि इनके छोटे छोटे 5 व्यापार मंडल देहरादून में हैं, तो उसको कमज़ोर करता है। पर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पूरा देहरादून में बहुत बड़ा क्षेत्र है और जैसे आप समझ लीजिए कि कपड़े के ट्रेडर्स हैं, मेडिसन है, होलसेल मेडिसन है, मोटर पार्ट्स है, और फिर एरिया वाइज व्यापार मंडल बने हुए हैं। इस तरह 150 एसोसिएशन हमारे दून उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ी हुई हैं। 3 साल में हमारा बाकायदा चुनाव होता है और वो 150 एसोसिएशनों में एरिया वाइज एंड ट्रेड वाइज, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम व्यापारियों की हित की लड़ाई में लगातार लगे रहते हैं। इसके बाद हमारा पेरेंटल बॉडी पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में होती थी, अब हमारी हल्द्वानी में है। उसमें भी 375 टोटल इकाइयाँ हर एक ज़िले में, तहसील में, कस्बे में हमारी व्यापार मंडल की 373 या 375 इकाइयाँ हैं। राइट बद्रीनाथ जी यानी चाइना बॉर्डर से लेके एंड अप टू धारचूला, दैट इज़ नेपाल बॉर्डर, पूरे प्रदेश में 373 इकाइयाँ, उन सब का हमारा संगठन है। और अनिल गोयल जी उसके चेयरमैन हैं और हल्द्वानी के एक नवीन ब्रह्मा जी अध्यक्ष हैं और चमोली के एक प्रकाश मिश्रा उसके महामंत्री हैं। ये तो मेरा व्यापार मंडल का। एक सवाल सर मेरा ये है, आप ही के जवाब से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आपने कहा कि अलग अलग व्यापारी जो हैं अपना अपना कुंबा बना लेते हैं और इससे नुकसान ये होता है कि जो सही में बात है व्यापारियों की वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती। यही सवाल सर मेरा ये है कि इन कुंबे की वजह क्या है? क्योंकि देखिए हर कोई व्यापारी जो है अपने सरोकार की ही बात करने के लिए सरकार के सामने रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारों के बीच में ये जो पॉलिटिक्स है, इसकी मुख्य वजह क्या रहेगी सर? देखिए, जो सच्चाई है वो ये है कि व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है। हमारे यहाँ कांग्रेसी भी है, बीजेपी का भी है, भाजपा का भी है, सपा का भी है, हिंदू भी हमारा मेंबर है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो कई बार पार्टियों के हित सामने आ जाते हैं। कोई कांग्रेस सपोर्टेड उसने छोटा सा बना लिया, कहीं बीजेपी सपोर्टेड किसी ने बना लिया, कोई मेरे से चुनाव में हार गया तो उसको और कुछ नहीं मिला, उसने अपने 10-20 दोस्तों को जोड़ा, उसने एक और अपना व्यापार मंडल का नाम, ये हम इस चीज़ को समझते नहीं है। ये हमारे व्यापारी का इसमें नुकसान होता है, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि जहाँ वो देखते हैं कि इनके 4 छोटे छोटे बने हुए हैं तो फिर हमारी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। पर कोई बात नहीं, ये भी सब समझते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम व्यापारी सब एक हैं और हम व्यापारी हित के लिए करते हैं। अब ये पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है और हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव नहीं है। एक सवाल सर मेरा कि व्यापारियों की क्या क्या मुख्य तौर पे समस्याएं रहती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इस कुंबे बनने की वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो आवाज़ है वो सरकार तक प्रमुखता से नहीं पहुंच पाती। तो अगर अब करंट सिचुएशन की बात करें, कोरोना के बाद की, तो क्या क्या समस्याएं जो हैं व्यापारियों की हैं जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए? ऐसा आप किसी हद तक ठीक कह रही हैं, पर ऐसा नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा संगठन है, व्यापारी हित की सभी बात करते हैं। जहाँ तक व्यापारी की समस्या है, बहुत छोटी छोटी समस्या तो कहीं अतिक्रमण की है, हमारे व्यापारी भी कई जगह गलत हैं।
हम अतिक्रमण करते हैं, उससे हमारी सम्मान में फर्क पड़ता है। अधिकारी या सरकार ये समझती है कि व्यापारी अतिक्रमण कर रहा है, पर ज़्यादातर कहीं हमारी कोई लंबी समस्या नहीं होती। ज़्यादातर पहले सेल टैक्स होता था, अब जीएसटी है। जीएसटी में थोड़ी थोड़ी सी कभी समस्याएं होती हैं, कभी अतिक्रमण की है, कभी छोटी मोटी समस्या की पुलिस ने मेरे मोटरसाइकिल पकड़ ली, ये पकड़ ली, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और पिछले लगभग मैं 1998 से देहरादून का अध्यक्ष हूँ, और थैंक गॉड कि मैंने ऐसा देखा कि किसी भी कार्य में व्यापार मंडल अगर हमारी नीयत सही है तो फेल नहीं होता। हम कोई भी मेमोरेंडम या कोई अपनी मांग लेके जाते हैं, हमारी तुरंत सुनी जाती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारा कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल हमारी इच्छा नहीं है उसमें। तो अधिकारी भी हमारी बात को समझता है और हमारे काम हो जाते हैं। और कोई नंबर 2 के व्यापारियों के साथ हम वैसे नहीं हैं। जो नंबर 2 का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उन व्यापारियों से व्यापार मंडल का कोई लेना देना नहीं। तो हमारे व्यापारी सब, और आप जानते हैं उत्तराखंड का विशेष रूप से देहरादून का व्यापारी वर्ग सब पढ़ा लिखा और सभ्य समाज है। और आपने इतने सालों में देखा भी होगा, कभी हम किसी किस्म की, आपने और प्रदेशों में देखा, बदतमीजी या इस तरह का उग्र आंदोलन ऐसा नहीं करते। जब हमारा काम प्यार से हो जाता है, बातचीत करके, हमें नगर निगम की कोई समस्या है, कोई टैक्स की समस्या है, कोई हाउस टैक्स की, हम अपना मेमोरेंडम लेके, हमारा एक वो जाता है डेपुटेशन, और हमारी बात सुनते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। सर, हमने समस्याओं की बात करी, क्या क्या व्यापारियों को फेस करनी पड़ती है। एक समस्या सर मेरे दिमाग में आ रही थी, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे टोक दीजिएगा। सर, हम देखते हैं कि पहाड़ों से पलायन करके लोग तराई क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं, अपना व्यापार को सेटल करते हैं। लेकिन क्यों ना इस व्यापार को जो है पहाड़ों पर ही सेटल कर दिया जाए। सरकार कोई ऐसी योजना बनाए कि जो युवा वर्ग है उससे पलायन ही ना करना पड़े और पहाड़ों पर ही व्यापार जो है जोरों शोरों से चले। चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए या छोटे दुकानों की, या छोटे जो टपड़ी पे जो शॉप्स लगती हैं, उन सब चीज़ों की ही बात करी जाए। इसके बारे में आपका सुझाव क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि अब किसी हद तक मेरे ख्याल से कुछ पलायन रुका भी है। और कोई भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, उनके वादे तो खूब होते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। और अब धीरे धीरे पहाड़ों में व्यापारी, क्योंकि हम पहाड़ों में हमारा संपर्क है बराबर, मैंने आपका प्रदेश व्यापार मंडल से, पहाड़ों का व्यापारी तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है। पर पहाड़ों की अपनी अलग समस्याएं हैं। 3-4 महीने का व्यापार है पहाड़ों में। ये कोरोना में बेचारे पहाड़ वाले बिल्कुल मर गए। एक टूरिज्म है, मेन चीज़ टूरिज्म है। 2 साल से कोविड-19 से 19, 20, 21, 3 साल तक वो कोविड ने गर्मियों का सीज़न, यात्रा सीज़न को ख़राब कर दिया। पर ऐसा नहीं है, पहाड़ में तरक्की हो रही है। पर उन्हें बेचारों को क्या परेशानी है कि जो चीज़ यहाँ पर 100 रुपये की मिल रही है, उनको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो उनको 120 की हो जाती है। इतना भाड़ा उन्हें पड़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यापारी भी शहर के दुकानदारों को सोचते हैं कि ये शायद बड़े दुकानदार हैं, तो वो चाहते हम भी शहर में व्यापार करें। पर ऐसा नहीं है। पर हम सब अगर अब मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो पहाड़ों की तरक्की होगी। और अब ऐसा नहीं है, पहाड़ों में पैसा है, पहाड़ों में व्यापार है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। शहरों का अट्रैक्शन है। शहरों के अट्रैक्शन में कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए आ रहा है। बहुत से लोग के पास व्यापारी मेंटलिटी नहीं है, उनका परिवार नौकरी पेशे वाला है, मिलिट्री वाला है, तो वो फिर व्यापार नहीं कर पाते हैं। ये है, तब करके वो पलायन करते हैं कि भाई शहर में जाके नौकरी कर लेंगे शहर में। ये है। सर, आपने नौकरी की बात करी और युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं बिजनेस में ज़्यादा आजकल रुचि लेता हुआ नज़र आता है। युवाओं के लिए क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जो भी अपना व्यापार सेटल करना चाहता है वो पहले लोन लेता है, इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है और उसके बाद जो है अपना व्यापार सेटल करता है। तो क्या सरकार को इसमें युवाओं की कोई मदद नहीं करनी चाहिए ताकि जो सर्व रोज़गार की बात सरकार अटकलें लगातार लगाती है उसको भी सार्थक किया जा सके? अभी मैं आप लोगों के टीवी चैनल्स के माध्यम से और अखबार से अभी लास्ट वीक ही देख रहा था कि उत्तराखंड सरकार ने इसमें बड़ा अच्छा कदम उठाया है। 10,000 से 50,000 रुपये तक का लोन छोटे छोटे जो व्यापारी हैं
उन लोगों को बगैर गारंटी के बहुत इजी लोन सरकार ने अभी ऐसी पॉलिसी रखी है, मैं पूरी उसे समझ नहीं पाया, पर शायद अभी हफ्ता ही हुआ होगा, आप ज़्यादा जानती होंगी, तो वो बड़ा उससे अच्छा होगा, उससे लोग व्यापार की तरफ प्रमोट करेंगे। और सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो भी हमारे यहाँ कानून या गरीब आदमी या मध्यम आदमी के लिए सहायता सरकार देती है, बीच वाले उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। जैसे जन धन योजना थी या दूसरी आपकी योजना, सरकार ने कहा था 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, तो बैंक उसे प्रमोट नहीं करते, ये कारण है। वैसे सरकार पूरा कोशिश कर रही है और इसके लिए मैं इस जो हमारी बीजेपी की सरकार है इसको बधाई भी दूंगा। अभी मैंने परसों ही पढ़ा कि 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन व्यापार के लिए फ़ौरन मिलेगा। तो कई लोगों का अब धीरे धीरे रुझान बदल रहा है। मैंने अभी किसी से बात की, मैंने कहा अरे यार तू अभी से छोटा सा बच्चा था अपने व्यापार में बड़े भाई के साथ, तो उसके बड़े भाई ने कहा कि बाबूजी अगर मैं इसे BA MA करवा भी दूंगा तो इससे क्या 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी, और ये यहाँ जब तक 20 साल का होगा ये मेरी दुकान पे 20,000 रुपये वैसे ही कमाने लगे। पर बहुत से लोग व्यापार को कुछ वैसी दृष्टि से देखते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, बस कोट सूट बूट पहन लूँ, चाहे 10,000 की नौकरी मिले, मोटरसाइकिल मिल जाए मुझे और मैं वो नौकरी करूँ। तो जिनका नौकरी का दिमाग है उन्हें वो व्यापार कर भी नहीं सकते, ये भी है। जो व्यापारी परिवार के हैं वही व्यापार कर सकते हैं अगर देखा जाए। विपिन जी, एक सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि अब आगामी समय में कहीं ना कहीं नई सरकार आने वाली है, ना जाने किसकी सरकार आए, लेकिन व्यापारियों की क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से जुड़ी हुई कि व्यापारी के लिए कुछ कोई योजना जो है सरकार निकाले? देखिए, मैं कुछ कहने से ये हो जाएगा कि मैं किसी खास पार्टी को फेवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो GST कानून बना, पहले 28 कानून व्यापारी के ऊपर या इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर होते, अब एक ही कानून बन गया GST। एक इसमें बड़ी सुविधा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं से माल खरीदो कहीं बेचो, कोई हमें रुकावट नहीं आ रही है। तो ये तीसरी बात, जो इनकम टैक्स में हम देख रहे हैं 99.9% हमें इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ता, जो हम भरते हैं रिटर्न, सरकार हम पे व्यापारियों पर विश्वास करके उस रिटर्न को, हाँ हम ही बिल्कुल ही घपला करने लगे वो बात दूसरी है। तो व्यापारियों को सरकार सुविधा दे रही है। मैंने अभी आपसे कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, पर उसके इसमें मेरा ये ना लिया जाए कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ किसी को, पर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इनकम टैक्स में हमें बहुत राहत है। दूसरी बात, GST वाकई कुछ लोगों को ज़रूर GST तंग करता है, पर अदरवाइज फ्री ट्रेड हो गया थ्रू आउट द कंट्री। हम कहीं से भी माल खरीदें, कहीं से बेचें, हमें उसमें कोई रुकावट नहीं है। और आगे बस हमारा कहना यही है कि व्यापारी को कई बार लोग समझते हैं कि चोर है, तो ऐसा नहीं है। व्यापारी भी देश की, प्रदेश की प्रगति में पूरा हिस्सा लेता है। कोई भी आप अच्छा काम देख लें, चाहे कोई आपदा है, चाहे कोई लड़ाई हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या कोविड में आप देख लें किस कदर लोगों के व्यापार नहीं चले। सैलरी देने के लिए उन पे पैसे नहीं थे, पर उन्होंने सहायता में कोई कमी नहीं, लंगर चलाए, दवाइयाँ बांटी, ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, जो भी हुआ। तो व्यापारी सब चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बस व्यापारी को अननेसेसरीली तंग ना किया जाए, यही है। और आजकल के समय में ज़्यादा जो समस्या आ रही है व्यापारी को, वो ऑनलाइन बिजनेस से आ रही है। और हमारा कस्टमर भी जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता। थोड़े से लालच में जो आपका लोकल व्यापारी है हर समय आपकी सेवा करता है, सहायता करता है। अभी यहाँ किसी का स्कूटर लड़की का रपट जाएगा तो हम ही उसे उठा के बिठाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, उसकी हर तरह मदद करेंगे। पर हमारा कस्टमर इस चीज़ को नहीं देखता और थोड़े से पैसों के लालच में ऑनलाइन चला जाता है। तो इस समय जो हमें ज़्यादा समस्या है व्यापारियों को, वो ऑनलाइन बिजनेस से हो रही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जियो ने एक जियो ऐप शुरू कर दिया
उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो होलसेल काम करते थे उनसे भी सस्ता माल वो बेच रहा है, क्योंकि पैसे का खेल है सब। वो मैन्युफैक्चरर से इतना माल खरीद लेता है, इतना पैसा उसे दे देता है, उसे सस्ता मिलता है। तो जो छोटे छोटे दुकानदार मेरे से सामान ले रहे थे वो अब मेरे से ना लेके वो जियो ऐप के मेंबर बन गए, और जियो ऐप में उन्होंने देखा। तो इस समय करंट में जैसे आप मेरे से पूछ रही हो, तो ज़्यादा समस्या हमें ऑनलाइन वालों की, और यही जो मॉल का कल्चर आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। हम तो इस सरकार से ये जरूर चाहते हैं। सर, हमने बड़े व्यापारियों की बात तो कर ली, तो अब चलिए थोड़े छोटे व्यापारियों की बात भी हम कर लेते हैं। जो स्मॉल स्केल वर्कर होते हैं, अगर उनकी बात करें तो क्योंकि ठेली पे या ज़मीन पे बैठ के वो अपनी दुकान लगाते हैं, जहाँ मुस्तकिल कोई दुकान नहीं होती जिन्हें कहने के लिए, उनके लिए क्या सरकार को, आपको नहीं लगता कोई एक स्पेसिफिक जगह बनानी चाहिए या कुछ एरिया देना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो तमाम जगहों का सड़क के किनारे लगाने का भी किराया देते हैं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी जेब के लिए मुश्किल बन पड़ता है। और इस कोरोना जैसी स्थिति में जहां उनके लिए एक खाई जैसी सिचुएशन जो है अराइज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हर किसी के लिए बन गया था। तो लगता नहीं आपको कि स्मॉल स्केल वर्कर्स के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए? देखिए, सच्चाई ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी इस पे सोचते हैं। पहली बात तो ये रेडी फड़ वाले हमारे मेंबर नहीं होते, पर कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम इसको सोचते हैं, देखते हैं। पर एक जो ये बाजार लगते हैं, संडे मार्केट या जिस तरह की आप कह रहे रेडी फड़, इनके ऊपर ना कोई सेल टैक्स है, ना इनकम टैक्स है, ना कोई इनकी गारंटी है, ना कोई कंप्लेंट की अटेंड करते, ना कुछ करते। ये आके कायदे में जो हमारे दुकानदार हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्वेटर पहन रखा है, एक दुकानदार के यहाँ 1500 का मिल रहा है, वो फड़ पे 300 रुपये का दे देगा, चाहे आपका एक ही वॉश में ख़राब हो जाए। तो हम दुकानदार नहीं ऐसा कर सकते। पर जैसे सब्जी की ठेली वाले हैं, ये हमारे मेंबर थे, हम 10 साल से लगे हुए हैं कि इनको जगह सरकार अलॉट करे, और सरकार से कई बार बात भी हुई, इसका सर्वे होके 8-9 जगह सेलेक्ट भी की गई, और उन्हें सब जगह भी दी गई, ऐसा नहीं है नहीं दी गई। बाहर पर जैसे यहाँ कामली रोड पे दी गई, उधर धर्मपुर की तरफ आप देखें कितनी बड़ी मंडी हो गई है, उधर राजपुर की तरफ देखें कई जगह मंडी हो गई है, लालपुर पर मंडी एक छोटी सी बन गई है। पर फिर भी वो समस्या क्यों कम नहीं होती कि जो हमारे एडजॉइनिंग ज़िले हैं, उन ज़िलों से लोग यहाँ आ रहे हैं, बार आते हैं, और वो जो जगह सरकार ने अलॉट की वो तो कम पड़ गई, और जो बाहर से आ रहे हैं ना उनका खर्चा है, जैसा मैंने आपसे बताया, एक कमरे में 10-10 रह रहे हैं, और अब मैं क्या कहूँ, गलत काम भी करते हैं वो सब, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। पर खैर जो भी है, गरीब आदमी, उसका साथ जरूर होना चाहिए। पर उसमें मैंने आपसे बताया कि जो हमारा परमानेंट व्यापारी है उसका बहुत नुकसान है। उसने आज संडे को फड़ लगा ली देहरादून में, ट्यूसडे को फड़ लगा ली सहारनपुर में, थर्सडे को लगा ली ऋषिकेश में, ना उसका कोई खर्चा है ना कुछ है। उसने कुछ पैसा निगम वालों को दिया, कुछ पैसा न, जिसको भी अब मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वहाँ लगाने के लिए उसने 500 रुपये फॉर एग्जांपल खर्च किए, और शाम तक उसने 3-4 हज़ार कमाए, और फिर अपना सामान उठाया, अगले दिन के लिए दूसरी जगह चल गया। पर अब हमारे शहर में नया डून तो बसा नहीं रही। मेरी ये भी समझ नहीं आता। देखिए, जिस समय उत्तराखंड बना, यहाँ थ्रस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म का, टूरिज्म पे कोई सरकार ध्यान नहीं देती। आप बताइए कौन से होटल बनाए, कौन से टूरिस्ट स्पॉट इन्होंने डेवलप किए। अगर करते व्यापार भी बढ़ता, कुछ होता, तो टूरिज्म पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और बाहर के लोग जो यहाँ बिजनौर, नजीबाबाद, अब मुझे कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है, वहाँ के लोग आते हैं और वो ज़्यादा फड़ और इसका काम करते हैं। तो अब नया डून इन्होंने बसाया नहीं, कहाँ से जगह लाए? सबसे बड़ी समस्या इस समय ट्रैफिक की है। अगर देहरादून की राजधानी देखी जाए, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। अगर
इधर हरिद्वार बाईपास पे न्यू डून बसा लेते तो बहुत अच्छा होता। अब आपने कहा उन बाज़ारों के लिए बहुत ट्राई कर रही है गवर्नमेंट, कभी उन्हें परेड ग्राउंड शिफ्ट कर देती है, कभी इंदिरा मार्केट शिफ्ट कर देती है। कुछ दिन यहाँ झंडा बाज़ार में गुरु राम राय दरबार साहब ने जगह देनी शुरू की, तो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है पर जगह ही नहीं है। आप बताओ, हाँ, आबादी बढ़ती जा रही है, जगह नहीं है तो कहाँ से दी जाए जगह। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा, आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि जो भी सामाजिक बुराई है उसको समाज से खींच के खदेड़ के फेंकने का काम कहीं ना कहीं आईपा कर रहा है अपने मुहिमों द्वारा। समाज कल्याण की मुहिम और प्रगतिशीलता किस तरीके से प्रदेश में लाई जाए, ये मुहिम जो है आईपा द्वारा चलाई गई है, इस कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर इस कोशिश के लिए आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? नहीं, बहुत अच्छी आपकी मुहिम है और अकेला चलो रे वही है। अधिकतर हम लोग क्या हैं, जैसे मैं व्यापारी हूँ इसलिए व्यापारी की बात कर, अरे मुझे क्या, दूसरा वो देख लेगा, पड़ोसी देख लेगा। तो हम लोग ड्राइंग रूम डिस्कशन, आपस में बैठ कर डिस्कशन तो बहुत करते हैं, पर जहाँ हमें एक्शन लेना चाहिए वो हम नहीं करते। पर धीरे धीरे सोच बदल रही है, सरकार की भी बदल रही है, व्यापारियों की भी बदल रही है। हम व्यापारी हैं तो सिटीजन भी हैं, इस प्रदेश के भी सिटीजन है, इस देहरादून के भी सिटीजन है और प्रदेश के भी सिटीजन है। तो आपने मुहिम बहुत अच्छी चलाई है, आप इसको कंटिन्यू करो, हम धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे। आप कल को कोई प्रोग्राम दो, कुछ दो, हम उसमें आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, अपने व्यापारियों में उसका प्रचार करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने इतना समय दिया तो बहुत धन्यवाद, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। और कभी भी आपको देहरादून के व्यापारी से किसी भी तरह की आवश्यकता हो, सहायता की हमारे उसकी, तो हम हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद। आप थे दून उद्योग व्यापार मंडल से विपिन जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी, हमसे चर्चा करी कि इस तरीके से व्यापार को जो है उत्तराखंड में और प्रचंडता से बढ़ाया जाए, और किस तरीके से जो विकास है उसको भी कहीं ना कहीं व्यापार के लिहाज में बढ़ाया जाए। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।